नमस्कार दोस्तों, विज्ञप्ति पीसीएस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। देखिए, आज की क्लास थोड़ी सी लंबी रहेगी क्योंकि आज है हमारी आखिरी क्लास, है ना। इससे पहले मैं आप लोगों को बता देता हूँ, क्लास तो कंटिन्यू चलेगी ही। उसमें क्या क्या पढ़ना है, हमें क्या क्या पढ़ेंगे। सबसे पहले पढ़ेंगे गुप्तकाल है, और उसके बाद फिर पढ़ेंगे गुप्तोत्तर काल। गुप्तकाल के बाद गुप्तोत्तर, और गुप्तोत्तर के बाद पढ़ेंगे हम लोग दक्षिण भारत का इतिहास और संगम काल। और देख लेंगे कि संगम काल में कितनी संगीतियाँ हुई, ये सब हम लोगों को देखना है और कंप्लीट करेंगे आज की क्लास। अब इससे पहले थोड़ा सा हम लोग कर लेते हैं रिकॉल कि इससे पहले क्या क्या टॉपिक हम लोग पढ़ चुके हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग स्टार्ट किए थे वैदिक काल से, और वैदिक काल में क्या आया था, लोहा मिल गया था। तो लोहा जब मिला तो वहां से फिर राज्यों की जो शक्तियां बढ़ी, वहां से जनपद कालों की स्टार्टिंग हुई और महाजनपद बनी। महाजनपद काल में भी सबसे ज्यादा जो पावरफुल राज्य बन के सामने आया वो आया था मगध। और मगध में ही ये इतिहास चल रहा है अधिकतर। देखिए आप लोग कि मगध के इर्द गिर्द ही ये पूरा इतिहास चला है, प्राचीन भारत का इतिहास। ठीक है, तो देख लेते हैं कि कौन कौन से मगध के वंश आए थे और हम लोगों ने उसको किस सिक्वेंस में रखा था। तो सबसे पहले हम लोगों ने ट्रिक बनाई थी उसकी, क्या बनाई थी, हसीन माशुका, है ना। इसकी ट्रिक बनाई थी हसीन माशुका और सच। हसीन माशुका है, ये सच है। और फिर बनाया था कि इश्क पहले क्यों। अब देखिए कैसे पूरा रिकॉल करते हैं इस वाली ट्रिक से, है ना। ट्रिक ये वाली याद रख लेना, कहीं पर लिख लेना। ठीक, ट्रिक क्या रहेगी, सबसे पहले हा से क्या रहेगा, हरियक वंश, है ना। और शिशु, एस से क्या रहेगा आपका, शिशुनाग वंश। एन से रहेगा नंद वंश, और नंद वंश को जो महापद्मनंद था उसको हरा के फिर कौन आएगा, यहाँ पर आएगा मौर्य। मौर्य वंश आ जाएगा यहाँ पर, मौर्य। फिर शुंग वंश आएगा, पुष्यमित्र शुंग इसकी स्थापना करेगा। शुंग वंश के बाद फिर आएगा कर्ण वंश आपका, जिसका वासुदेव जो है इसका संस्थापक रहेगा। उसके बाद आएगा सातवाहन, ठीक है। और सातवाहन के बाद फिर आएंगे चेदी वंश, और चेदी वंश के बाद फिर हम लोगों ने देखा था यहाँ पर आ गए थे जो है विदेशी। विदेशी कौन आए थे, सबसे पहले आए थे इंडो ग्रीक, है ना। तो पढ़ा था हम लोगों ने इंडो ग्रीक। और शक से क्या पढ़ा था, शक आए थे यहाँ पर। और शक के बाद फिर क्या आए थे, यहाँ पर आए थे आपके पहलव। और फिर पहलव, पहले से हो गया पहलव, और क्यू से क्या हो गया आपका कुषाण। ठीक है, इतना हम लोगों ने देख लिया था, कंप्लीट कर लिया था। अब कुषाणों के आगे ही हम लोग बढ़ रहे हैं और स्टार्टिंग करेंगे कहां से, गुप्त काल से। ठीक है, इतना समझ में आया। अब आप लोगों को ये ट्रिक लिख लेनी है कहीं पर भी, ठीक है, इसको लिख लेना। उससे हमें ये पता चल जाएगा कि किस सिक्वेंस में कौन कौन लोग आते जा रहे हैं और कौन कौन यहाँ पर राज्य कर रहे हैं। इससे आपका प्राचीन भारत बहुत सरल हो जाएगा। चलिए अब देख लेते हैं गुप्त काल। ठीक है, तो गुप्त काल में देखते हैं कि जो यहाँ पर थे, जो लोग गुप्त में बन के आए राजा, वो संभवतः कौन थे, वैश्य थे। क्योंकि देखिए वैश्य थे, और कुषाण सामंतों के, ये कुषाणों के जो सामंत होते थे वही थे ये, है ना। कुषाण यहाँ पर क्या हो गए, अब बहुत ज्यादा कमजोर हो गए। इसके बाद जो गुप्त वंश है ये उभर कर सामने आया। और प्रॉपर ये किस क्षेत्र में ज्यादातर इन्होंने अपना वंश जो है बढ़ाया आगे, तो यूपी और बिहार वाले क्षेत्र में, जो मगध के इर्द गिर्द वाले क्षेत्र है वहां पर ये भी शक्तिशाली हुए। ठीक है, अब स्रोत इनके कहाँ से मिलते हैं, सबसे पहले देखेंगे स्रोत, क्योंकि स्रोत से क्वेश्चन पूछे जाते हैं सबसे ज्यादा। ठीक, स्रोत के बाद फिर आगे समझेंगे कि कौन आया, उनका सीक्वेंस, और किसने क्या स्पेशल किया, वो चीजें हम लोग देखेंगे। क्योंकि एग्जाम में स्पेशल चीजें ही पूछी थी, पूरी राम कथा नहीं पूछी जाएगी। ठीक है, चलिए साहित्यिक स्रोत में देख लेते हैं। साहित्यिक स्रोत में हम लोगों को क्या देखना है, सबसे पहले तो देख लेंगे साहित्यिक स्रोत देखेंगे। इसके बाद देखेंगे कि पुरातात्विक स्रोत से क्या पता चला है ना। और उसके बाद देखेंगे कि भैया विदेशी यात्रियों से हमें क्या पता चला है। तीन भागों में हम लोग स्रोत को देखेंगे और उसके बाद आगे बढ़ लेंगे। चलिए, तो सबसे पहले देखते हैं विशाखदत्त की जो देवी चंद्रगुप्तम है, इससे पता चलता है हम लोगों को दो राजाओं के बारे में। कौन कौन से, रामगुप्त और चंद्रगुप्त द्वितीय। जब अभी इनको आगे पढ़ेंगे तब इसको कनेक्ट करा लेंगे, इतना अभी याद रखना है। विशाखदत्त का नाटक है देवी चंद्रगुप्तम, इसमें रामगुप्त और चंद्रगुप्त दोनों की बात की गई है। देखिए याद कैसे रखेंगे, नाम ही उसका है चंद्रगुप्तम, है ना। देवी तो आगे लगा ही हुआ है और चंद्रगुप्तम उसका नाम है, तो गुप्तम लगा हुआ है तो गुप्त शासक, और चंद्र तो चंद्रगुप्त इसका हो गया, और बड़ा भाई इसका था रामगुप्त। तो इन दोनों की बात की गई है देवी चंद्रगुप्तम में। ठीक, अब कालिदास की रचनाएं देख लेते हैं कि कालिदास की कौन कौन सी रचनाएं थी। क्योंकि जो नवरत्न यहाँ पर थे उनमें से एक थे यहाँ पर कालिदास, है ना, नवरत्नों में शामिल थे। तो इनकी जो रचनाएं हैं उनसे हम लोगों को पता चलेगा। तो उनकी क्या रचनाएं हैं यहाँ पर, ऋतु संहार है एक कुमार संभवम याद रखना, मेघदूतम भी खूब पूछी जाती है, ये भी याद रखना।
और मालविकाग्नि मित्रम। ये चारों रचनाएं आपको याद रखनी है। रचनाएं तो कालिदास की बहुत सारी हैं, लेकिन यहाँ पर ये 4 इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि क्वेश्चन में अधिकतर जहां भी देखना आप PYQ उठा के, तो वहां पर आपको यही 4 रचनाएं बार बार रिपीट मिलेंगी, और ये रचनाएं किसकी हैं? कालिदास की हैं। ये हमें याद रखना है। ठीक, अब आगे देखते हैं शूद्रकृत की क्या रचना है? मृच्छकटिकम, ये भी गुप्त काल से संबंधित है। और वात्स्यायन की कौन सी है? कामसूत्र, ये भी याद रखना है, इसी से है। अभी आगे इन सब चीजों की डिटेल्स में बात हो जाएगी। ये आप लोगों को सिर्फ याद करने के लिए एक जगह लिख दिया, ठीक है। अब पुरातात्विक स्रोत देख लेते हैं कि भाई कौन कौन से अभिलेख या कौन से स्तंभ लेख मिले, उनसे क्या पता चला हमें। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे समुद्रगुप्त का प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख। प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख में कई राजाओं की जो भूमिका रही है, और जो जो आते गए उनको लाइन से अशोक के काल से ये स्टार्ट हुआ था, और अशोक के बाद जो जो आते जाएंगे हम लोग उसको देख लेंगे प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख में। ठीक, लेकिन इतना याद रखना है अभी के लिए कि प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख किससे? समुद्रगुप्त से संबंधित है। ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक, अब नेक्स्ट क्या है कि स्कंदगुप्त। स्कंदगुप्त से संबंधित कौन सा है? तो भीतरी स्तंभ लेख और हूण आक्रमण जो हुआ था, स्कंदगुप्त के भीतरी स्तंभ अभिलेख में इसका पता चलता है। स्कंदगुप्त के भीतरी अभिलेख स्तंभ में पता चलता है किसका? हूण आक्रमण का। ये क्वेश्चन आ चुका है। अब देखिए, देखते हैं कि यहाँ पर है जूनागढ़ का अभिलेख। तो जूनागढ़ का अभिलेख तो हम तीसरी बार पढ़ रहे हैं आज, है ना। सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ा था चंद्रगुप्त ने सुदर्शन झील का निर्माण करवाया था। फिर जूनागढ़ अभिलेख पढ़ा था शक शासक जो था उसके टाइम पे, कि उसने इसका सुदर्शन झील का पुनर्निर्माण करवाया था। और फिर से आज पढ़ रहे हैं कि स्कंदगुप्त जो है इसने भी सुदर्शन झील का पुनर्निर्माण करवाया है। ठीक, ये चीज हो गई। इसके बाद देखते हैं गुप्तकालीन सिक्कों से भी पता चलता है कि यहाँ का इतिहास कैसा रहा है। फिर मंदिरों से भी पता चलता है। अब मंदिर तो कई रहे हैं, कई मतलब देखिए भूमरा भी रहा है और MP में भी रहा है, लेकिन हम लोग यूपी के देखेंगे स्पेशली। तो यूपी के कौन कौन से मंदिर? भीतरगांव का मंदिर याद रखना, कानपुर में। और देवगढ़ का दशावतार मंदिर जो है वो ललितपुर में है। झांसी जब आप जाते हो तो झांसी के से लगा ही हुआ आपको एक डिस्ट्रिक्ट मिलता है ललितपुर, वहां पर मिलता है आपको देवगढ़ का दशावतार मंदिर। ठीक है, फिर उसके बाद अजंता और बाघ की गुफाओं से कुछ पता लगता है। ठीक, ये हो गया हमारा पुरातात्विक स्रोत के आधार पर। अब देखते हैं विदेशी यात्रियों का, कौन कौन से विदेशी यात्री आए और उन्होंने किन किन के बारे में बताया। तो फाहियान आया था सबसे पहले, चीनी यात्री था ये। और ये किसके टाइम पे आया था? चंद्रगुप्त द्वितीय के टाइम पे आया था, और इसने मध्य देश का वर्णन किया है पूरा। ठीक है, तो इसकी जो रचनाएं आएंगी वो हम लोग आगे देखेंगे। और होंग सांग आया था। ठीक है, तो होंग सांग किसके टाइम पे आया था? ये आया था कुमारगुप्त के टाइम पे, और इसने कुमारगुप्त प्रथम और बुद्धगुप्त दोनों के बारे में लिखा हुआ है। ठीक है, इन दोनों के बारे में पता लगता है होंग सांग से। ठीक, और कुमारगुप्त ने जो नालंदा की स्थापना करवाई थी, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना, वो भी पता लगता है होंग सांग से, क्योंकि उसी ने लिखा है कुमारगुप्त के बारे में कि नालंदा की स्थापना कुमारगुप्त ने करवाई थी। ठीक है, चलिए, तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं इससे। गुप्त के जो शासक काल आए, जो भी इसके लाइन से आते जाएंगे उनके बारे में पढ़ते जाएंगे और देखते जाएंगे कि भैया इनकी क्या स्पेशलिटी रही है। ठीक है, चलिए, तो सबसे पहले पढ़ते हैं कि संस्थापक क्या कौन रहा है गुप्त काल का। तो संस्थापक रहा है आपका यहाँ पर श्रीगुप्त। ठीक है, इसके बारे में इतना ही पता रखिए। इसके बाद एक आया था चंद्रगुप्त प्रथम, हम बाद में पढ़ेंगे। इसके बाद आया था एक घटोत्कच, है ना। श्रीगुप्त के बाद आया था घटोत्कच। घटोत्कच के बारे में आज तक क्वेश्चन पूछा नहीं गया, इसलिए मैंने यहाँ पर लिखा नहीं है। घटोत्कच के बारे में यदि पूछ सकता है तो एक चीज याद रखना, यहाँ पर लिख लीजिए आप चाहो तो। रीवा जो अभिलेख है ये घटोत्कच के बारे में मिलता है, इसमें जानकारी रीवा अभिलेख के बारे में। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। रीवा कहाँ पर है? MP में है, और घटोत्कच से संबंधित है। फिर आते हैं चंद्रगुप्त प्रथम। ठीक है, तो जो वास्तविक संस्थापक माना जाता है गुप्त जो वंश का, वो माना जाता है वास्तविक संस्थापक चंद्रगुप्त प्रथम को। ठीक है, ये चीज याद रखना है। इसका राज्य अभिषेक हुआ था, तो ये हुआ था 319 ईस्वी में। ठीक है, और इसी राज्य अभिषेक के समय इसने गुप्त संवत का आरंभ किया था। इससे पहले हम लोग देख चुके हैं 2 संवत और देख चुके थे। कौन कौन से देख चुके थे? विक्रम संवत और शक संवत। और अब देख रहे हैं तीसरा गुप्त संवत। तो गुप्त संवत किससे संबंधित है? चंद्रगुप्त प्रथम ने इसका आरंभ करवाया था। और इसका आरंभ करवाने के बाद महाराजाधिराज की उपाधि इसने ली थी, क्योंकि देखिए ये वास्तविक संस्थापक था तो राजा यही माना जाएगा। तो महाराजाधिराज की उपाधि किसने ली थी? चंद्रगुप्त मौर्य ने। उपाधियों से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो जिस जिसकी उपाधि मैं बताऊं वो चीज आपको याद रखनी है यहाँ पर। चलिए देखते हैं आप संवत, जो कितने संवत आए यहाँ पर, मैं यहाँ पर थोड़ा सा आपको समझा देता हूँ। देखिए, सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ा था 57 ईसा पूर्व में विक्रम संवत, है ना। किसके टाइम पे आया था ये? शकों पर विजय के उपलक्ष्य में आया था ये।
जब चंद्रगुप्त द्वितीय अभी शकों पर विजय करेगा तो ये आया था। इसको कहते हैं 57 ईसा पूर्व से जोड़ते हैं। तो अगर आज के टाइम पे निकालना हो हम लोगों को विक्रम संवत से, जो कि आप लोगों ने पढ़ा होगा, इसमें जब हम लोग संविधान की जो उद्देश्य का पढ़ते हैं उसमें भी विक्रम संवत का यूज हुआ है ना, तो वो चीज भी याद रखना है। अब देखते हैं कैसे निकालते हैं। देखिए जैसे मान लीजिए अभी 2024 चल रहा है, तो इसमें प्लस कर देते हैं 57, है ना। अगर विक्रम संवत निकालना है तो 57 प्लस कर देंगे तो कितना आ जाएगा, ये 11 और ये हो जाएगा आपका 5380 और जी, तो कितना हो जाएगा, ये 2081 हो जाएगा आज के टाइम पे। तो आप जब पढ़ते हो संविधान की जो उद्देश्य का, तो उसमें देखा होगा वहां पर लिखा है सप्त शीर्ष संवत ऐसा करके और 2006 लिखा है उस पर, है ना। तो 2006 वो लिखा है, तो वो लिखा है विक्रम संवत के तौर पर, ठीक है। अब याद रहेगा ये विक्रम संवत, ठीक है। इसी प्रकार देख लेते हैं हम लोग शक संवत। शक संवत में क्या होता है, तो ये होता है 78, इसमें से घटा देंगे, किसमें से, जो अभी ग्रेगोरियन वर्तमान कैलेंडर है ना, अभी कितना है 2024 चल रहा है, तो इसमें से 78 क्या कर देंगे, घटा देंगे, ठीक है। 78 घटाने पर जितना बचेगा वो हो जाएगा हमारा शक संवत। और शक संवत किसके टाइम पे आया था, तो कनिष्क का जो राज्य अभिषेक हुआ था उसके टाइम पर आया था। कनिष्क कौन था, कुषाण। देखिए आया है शक संवत, लेकिन लाया कौन है, कुषाण। और विक्रम संवत कौन लाया है, वो आया है 57 ईसा पूर्व में शकों के विजय के उपलक्ष्य में, ठीक। अब देखते हैं जो भारत सरकार यूज करती है वो कौन सा यूज करती है, वो करती है शक संवत। क्योंकि देखिए हम लोग जो स्टार्टिंग करते हैं, आप लोग ग्रामीण क्षेत्र में जाते होंगे तो सबसे पहले वहां पर कहते हैं कि चैत्र आ गया, है ना। तो चैत्र जो है वो प्रथम माह माना जाता है यहाँ पर, ठीक, प्रथम माह इसी को माना जाता है। तो अब ये समझ में आ गया होगा आपके। अब देखते हैं गुप्त संवत 319 ईसा पूर्व में। गुप्त संवत किसके टाइम पे आया, चंद्रगुप्त प्रथम के राज्य अभिषेक के समय। ये हम लोगों ने अभी देखा है जस्ट, ठीक। फिर एक और आप लोग याद रखना है यहीं पर, लेकिन जब हम लोग मुगल पढ़ेंगे तब उसकी वहां पर चर्चा कर लेंगे, लेकिन यहाँ पर भी याद रख लीजिए क्योंकि ये सिक्वेंस में यहाँ पर एक जगह लिख दिए हैं तो यहाँ पर भी याद हो जाएगा। 1583 ईसा पूर्व में आया था इलाही संवत, और इसको कौन लाया था, अकबर। अब सारे के सारे याद हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे, चलिए तो देख लेते हैं। अभी हम लोगों ने कितने शासक पढ़े हैं, श्रीगुप्त नंबर 1 पर, दूसरे पर पढ़ा है घटोत्कच और तीसरे पर पढ़ा है चंद्रगुप्त प्रथम। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, समुद्रगुप्त पर पहुंचते हैं। देखिए समुद्रगुप्त ने क्या है, बहुत से लोगों को हराया है, बहुत से शकों को भी हराया है एक साथ, ठीक है। तो विसेंट स्मिथ जो पूछा जाता है यहाँ पर एक क्वेश्चन कि किसने कहा समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा है, तो किसने कहा है, विसेंट स्मिथ ने। ये चीज याद रखना, क्वेश्चन में पूछा गया है और ये आप नोट कर लेना कहीं पे भी अलग से पॉइंट बना के, ठीक। अब हम लोगों ने बात की थी कि इलाहाबाद का जो अशोक स्तंभ है, जो अभिलेख आया था, अशोक ने इसको बनाया था, ठीक है। तो इसमें भी इसकी चर्चा की है समुद्रगुप्त की। समुद्रगुप्त की सूचना हरिशेन ने की है, हरिशेन का ही माना जाता है ना, प्रयाग प्रशस्त जो अभिलेख है ये हरिशेन का माना जाता है। तो समुद्रगुप्त की सूचना किसने दी है, हरिशेन ने दी है। कौन से में, प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख में, ठीक है। एक चीज आपको और मिलेगी इसी में, इलाहाबाद के स्तंभ अभिलेख में क्या मिलेगी, जहांगीर का और बीरबल का उल्लेख भी यहाँ पर मिलता है, ये चीज हमें याद रखना है। और अकबर का भी यहाँ पर उल्लेख मिलता है। अकबर का क्या उल्लेख मिलता है, देखिए इसको पहले अशोक ने जब लगवाया था तो इसको कौशाम्बी में लगवाया था, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे कि कौशाम्बी से इसको इलाहाबाद में स्थापित किसने किया है, तो वो किया है अकबर ने। तो ये भी अकबर भी इससे संबंधित हो गया, जहांगीर भी हो गया, बीरबल भी हो गया, और कौन हो गया, अशोक। तो सिक्वेंस क्या बन जाएगा, सबसे पहले अशोक, फिर समुद्रगुप्त, फिर अकबर आया, फिर बीरबल, फिर जहांगीर। ये पांचों की याद रखना, ये पांचों किससे संबंधित हैं, प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख में इनकी चर्चा की गई है, ठीक है। इतना याद रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, समुद्रगुप्त देख लिया, तो अब देखते हैं पूना अभिलेख। पूना अभिलेख में क्या दिया हुआ है, जो समुद्रगुप्त है उसको अनेक अश्वमेध यज्ञ कराने वाला कहा है। कहा किसने है ये, चंद्रगुप्त द्वितीय की जो पुत्री थी प्रभावती गुप्त, इसने कहा है। तो प्रभावती गुप्त से संबंधित है पूना अभिलेख, ये इसने लिखा है। और है किससे संबंधित, तो ये है समुद्रगुप्त से संबंधित। और समुद्रगुप्त को क्या बताया गया है यहाँ पर पूना अभिलेख में, तो अनेक अश्वमेध यज्ञ करवाने वाला। ये चीज आप लोगों को याद रखना है, ठीक है। और फिर जब अनेक अश्वमेध यज्ञ कराएगा समुद्रगुप्त यहाँ पर, तो फिर अश्वमेध पराक्रम की उपाधि भी यही लेगा। तो यहाँ पर एक चीज और याद रखनी है फैक्ट के तौर पर, कि अश्वमेध पराक्रम किसको कहा जाता है, तो ये कहा जाता है समुद्रगुप्त को। अब ये याद रहेगी, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ये देखिए संगीत का शौकीन था, है ना। इसके दरबार में भी कई कवि, बड़े बड़े कवि जो है इन लोग को संरक्षण दे रखा था इसने। तो सिक्कों पर इसके बीड़ा बजाते हुए दिखाया गया है, ठीक है। इसके सिक्कों पर बीड़ा बजाते हुए दिखाया गया है। और इसके बाद जब सिक्कों पर बीड़ा बजाते हुए दिखाया जाएगा तो फिर ये किसकी उपाधि लेगा, यहाँ से लेगा ये कविराज की उपाधि,
तो अश्वमेध पराक्रम पूछा जाए या फिर कविराज पूछा जाए, दोनों किससे संबंधित हैं? दोनों समुद्रगुप्त से संबंधित हैं। ठीक है, ये चीज याद रहेगी, ये क्वेश्चन पूछे गए हैं इसलिए मैंने यहाँ पर फैक्ट के तौर पर लिख दिए। चलिए भैया आगे बढ़ते हैं। समुद्रगुप्त के बाद कौन आया? चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय से और समुद्रगुप्त के बीच में एक और आया था, रामगुप्त, है ना। रामगुप्त आया था और ये शकों से हार गया था। तो शकों से हारने पर ऐसा माना जाता है इतिहासकारों के द्वारा कि इसने अपनी पत्नी का जो है ना, मतलब पत्नी को देने की बात कही थी शकों से। तो चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपने भाई को मार दिया था और उसके बाद इसकी पत्नी से ही विवाह कर लिया था। ठीक है, तो ये चीज याद रहेगी, इतिहासकारों के द्वारा है लेकिन बहुत ज्यादा लिखित साक्ष्य इसके नहीं मिले हैं, तो सिर्फ ये कहानी के तौर पे हम लोग मान सकते हैं। बाकी सच क्या है ये अभी किसी को नहीं पता। चलिए चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में पढ़ते हैं। इसने क्या क्या उपाधि ली थी? देवगुप्त भी इसी को कहा जाता है, देवश्री भी इसी को कहा जाता है। ठीक है, अब चलिए आगे बढ़ते हैं, इसके बारे में जानकारी कहाँ से मिलती है। तो देखिए, जो विशाखदत्त का देवी चंद्रगुप्तम आया था, देवी चंद्रगुप्तम में समुद्रगुप्त के बाद रामगुप्त गद्दी पर बैठा है, ये पता चला था कहाँ से? हमें विशाखदत्त के देवी चंद्रगुप्तम से। अभी हम लोग जब स्रोत पढ़ रहे थे और साहित्यिक स्रोत पढ़ रहे थे तो उसमें हम लोगों ने देखा था विशाखदत्त का देवी चंद्रगुप्तम, और वहां पर लिखा था रामगुप्त और चंद्रगुप्त द्वितीय, है ना। तो रामगुप्त की जानकारी कहाँ से मिलती है कि ये समुद्रगुप्त के बाद गद्दी पर बैठा था? तो ये मिलती है देवी चंद्रगुप्तम से। ठीक है, ये चीज याद रहेगी, बहुत अच्छे से याद हो गई होगी ये चीज। अब देखते हैं आगे। ठीक है, कुतुब मीनार के पास लौह स्तंभ मिला है ना। कुतुब मीनार आप लोग गए होंगे, दिल्ली में ही बनी हुई है। तो उसके बगल में एक लौह स्तंभ लगा हुआ है, उसको मेहरौली का लौह स्तंभ भी कहते हैं। और ये किससे संबंधित है? तो उस पर लिखा हुआ है चंद्र, और ये जो चंद्र लिखा है ना, इसको ही माना है चंद्रगुप्त द्वितीय। तो सबसे पावरफुल राजा जो गुप्त वंश का था वो चंद्रगुप्त द्वितीय ही था, तो इसका ही नाम माना जाता है जो मेहरौली का लौह स्तंभ है। तो कभी भी क्वेश्चन आ जाए कि मेहरौली का लौह स्तंभ किससे संबंधित है, तो ये है चंद्रगुप्त द्वितीय से संबंधित। ठीक है, इतनी चीज याद हो गई होगी। चलिए आगे देखते हैं, इसकी राजधानी की बात करते हैं चंद्रगुप्त द्वितीय की। तो सबसे पहले तो इसने पाटलिपुत्र को ही राजधानी रखा था, लेकिन जब इसने ये वाला एरिया जीत लिया था, मध्य प्रदेश वाला, उज्जैनी वाला एरिया, तो उज्जैनी के बाद इसने अपनी राजधानी बना ली थी उज्जैनी को। ठीक है, तो पहली राजधानी यदि पूछे तो पाटलिपुत्र, और दूसरी राजधानी पूछे तो हो जाएगी आपकी उज्जैनी, मध्य प्रदेश में। ठीक है, इतना याद रहेगा। अब देखिए, एक चीज की चर्चा और मिलती है आपको। क्या चीज की चर्चा मिलेगी? जो शक शासक था रुद्र सिंह प्रथम, जिसने सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार करवाया था। अब यहां पर आएगा रुद्र सिंह तृतीय, उसी का जो है वंशज है वो। तो रुद्र सिंह तृतीय को किसने पराजित किया था? तो ये किया है भैया यहाँ पर चंद्रगुप्त द्वितीय ने, इतना याद रहेगा। और जैसे ही इसको पराजित किया तो वो अब कहाँ पर क्या लेगा? विक्रमादित्य की उपाधि लेगा। मैंने पहले ही कहा है कि यहाँ पर आपको उपाधियां जरूर याद रखनी है, क्योंकि उपाधियों से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो क्या लेगा यहाँ पर? विक्रमादित्य की उपाधि। और क्या लेगा? परम भागवत की उपाधि। ठीक है, तो ये दोनों उपाधियां हैं किससे संबंधित? चंद्रगुप्त द्वितीय से। कौन कौन सी? विक्रमादित्य और परम भागवत, है ना। इससे पहले हम लोगों ने देखा था समुद्रगुप्त, और समुद्रगुप्त से क्या देखा था कि इसने कौन सी जो है उपाधि ली थी? तो इसने ली थी अश्वमेध पराक्रम की उपाधि और कविराज की उपाधि। ठीक, अब दोनों याद रहेंगे, कंफ्यूज नहीं होना है। परम भागवत की उपाधि चंद्रगुप्त द्वितीय ने ली है। ठीक, अब देखते हैं आगे। देखिए, इसने चांदी के सिक्के चलाए थे, तो कौन सी शैली में चलाए थे? ये क्वेश्चन पूछा जाता है। व्याघ्र शैली में चलाए थे, और इनकी तौल कितनी थी? 33 ग्रेन के लगभग थी चांदी के सिक्कों की तौल। तो व्याघ्र शैली में चांदी के सिक्के किसने चलाए थे? चंद्रगुप्त द्वितीय ने। ठीक, और चीनी यात्री फाहियान किसके टाइम पे आया था? तो वो इसी के समय पे आया था, चंद्रगुप्त द्वितीय के समय। तो ये चीज भी आपको याद रखनी है। अब देखिए, इसका दरबार जो है बहुत पावरफुल दरबार था, और इसने 9 रत्नों को वहां पर संरक्षण दे रखा था। तो 9 रत्नों में एक तो हम लोगों ने पहले ही देख लिया है, कालिदास भी थे, है ना। तो कालिदास से जितनी रचनाएं थी वो हम लोगों ने पहले ही देख ली, इंपॉर्टेंट रचनाएं। अब यहाँ पर देखते हैं धन्वंतरी, भास्कराचार्य और कालिदास। ठीक है, इन तीनों को एक बार और देख लेते हैं। धन्वंतरी कौन थे? वहां पर आयुर्वेद के विज्ञान थे धन्वंतरी। ठीक है, ये याद रखना, पूछा जाता है। और भास्कराचार्य कौन थे? सिद्धांत शिरोमणि और लीलावती इनकी रचनाएं थी, फेमस रचनाएं थी। और ये किससे संबंधित थी? तो ये थी गुप्त साम्राज्य से संबंधित। तो भास्कराचार्य को भी इसमें मान लिया जाएगा 9 रत्नों में, और कालिदास भी थे 9 रत्नों में। ये 3 ही क्यों लिखे? पूरे क्यों नहीं लिखे 9 के 9? तो भैया इन तीनों से क्वेश्चन बने हैं, 9 के 9 से बनी नहीं है, तो फैक्ट क्यों बढ़ाए हम लोग, है ना। लास्ट टाइम चल रहा है तो फैक्ट पे ज्यादा ध्यान, उतने फैक्ट देखने हैं जिनसे क्वेश्चन ज्यादा बन रहे हैं। ठीक है, चलिए भैया अब देखते हैं, एक क्वेश्चन और पूछा जाता है यहाँ पर। क्या पूछा जाता है? ब्राह्मण धर्म चरमोत्कर्ष पर किसके काल में था?
तो वो था चंद्रगुप्त द्वितीय के टाइम पर। ठीक है, ये चीज याद रखनी है आपको। चंद्रगुप्त द्वितीय के टाइम पर जो ब्राह्मण धर्म था वो चरमोत्कर्ष पर था। ठीक है, इसके बाद चंद्रगुप्त द्वितीय के बाद कौन गद्दी पर बैठता है? तो अब बैठेगा कुमारगुप्त प्रथम, जो कि इसी का पुत्र था। ठीक है, तो इसने भी उपाधि ली थी कौन सी? महेंद्रादित्य की। तो महेंद्रादित्य की उपाधि ली थी, और महेंद्रादित्य से याद रखिए कौन सा? मंदसौर अभिलेख। मंदसौर अभिलेख याद रखिए, और इसकी रचना की थी वत्स भट्टी ने। तो इतना याद हो पाए कि नहीं, किसने की थी रचना की नहीं, लेकिन मंदसौर अभिलेख एमपी में है, इतना तो आपको पता ही है। मंदसौर डिस्ट्रिक्ट है एमपी का, और इसमें क्या वर्णन किया गया है? तो जो कुमार गुप्त प्रथम था, इसका सुव्यवस्थित शासन का वर्णन किया गया है मंदसौर अभिलेख में। ये चीज आपको याद रखनी। ठीक, और सिक्कों पर क्या था? सिक्कों पर इसने मयूर की आकृति बनवाई थी। किसने बनवाई थी मयूर की आकृति? कुमार। तो देखिए कुमार आप लोग लिखिए, कुमार लिखा, तो अब मयूर लिखिए। मयूर और कुमार में कुछ तो कॉमन है। मयूर देखिए, ये मार और मयूर, तो इससे याद रखना। अगर पूछ लिया जाए कि सिक्कों पर मयूर की आकृति किसके टाइम पे थी, तो वो थी कुमारगुप्त प्रथम के टाइम पे। ठीक, अब याद रखिए कि नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना हुई इसके टाइम पे। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसके टाइम पे हुई? कुमारगुप्त। अब याद कैसे रखेंगे? देखिए कुमारगुप्त को पढ़ लीजिए आप लोग केजी, है ना, केजी पढ़ लीजिए कुमारगुप्त। अब भाई पढ़ने हम लोग कहाँ जाएंगे? केजी से नालंदा में जाएंगे ना पढ़ने। तो अब याद रहेगा कि नहीं रहेगा आपको? केजी से याद रखिए नालंदा। ठीक है, कभी नहीं भूलना है ये। केजी आप याद रख लीजिए, उससे आपको याद हमेशा आ जाएगा। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसके टाइम पे? कुमारगुप्त प्रथम के टाइम पे। ठीक, और इसको क्या कहते हैं? नालंदा विश्वविद्यालय को ऑक्सफोर्ड ऑफ महायान। जो हीनयान और महायान शाखाएं देखी थी दो हमने बौद्ध धर्म की, तो उसकी ऑक्सफोर्ड बोला जाता है, महायान का ऑक्सफोर्ड बोला जाता है नालंदा विश्वविद्यालय को। ठीक, अब इसके आगे देखते हैं स्कंदगुप्त आया। स्कंदगुप्त से कैसे क्वेश्चन बनते हैं, ये क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है? क्योंकि हूणों का आक्रमण जो हुआ था वो स्कंदगुप्त के समय हुआ था। तो स्कंद से क्या? भीतरी याद रख लीजिए। देखिए स्कंद क्या रहता है? भीतरी, भीतर की तरफ रहता है ना, तो भीतरी स्तंभ। भीतरी स्तंभ पूछा जाएगा तो किससे संबंधित था? स्कंदगुप्त से संबंधित। और उसमें चर्चा किस चीज की गई? तो हूणों के आक्रमण की चर्चा की गई स्कंदगुप्त पर। ठीक, और सुदर्शन झील का पुनरुत्थान। देखिए सबसे पहले किसने बनवाई थी सुदर्शन झील? चंद्रगुप्त मौर्य ने। तीसरी चौथी बार चर्चा हो रही है आज ये, है ना। चंद्रगुप्त मौर्य ने करवाई थी सुदर्शन झील की जो है निर्माण करवाया था। उसके बाद रुद्र ने करवाया था। कौन था वो? जो रुद्र सिंह प्रथम था, रुद्र सिंह प्रथम ने इसका पुनर्निर्माण करवाया था, और फिर इसका पुनर्निर्माण फिर से करवाया है किसने? तो ये करवाया स्कंदगुप्त ने। तीनों याद हो गए, अब इसकी चर्चा नहीं करेंगे, आगे बढ़ते हैं। फिर आया विष्णुगुप्त तृतीय। तो ये था अंतिम शासक। इसके बारे में हम लोगों को कुछ पता भी नहीं चलता है, कुछ ज्यादा इसने किया भी नहीं है, तो बस इतना ही याद रखिए, अंतिम शासक विष्णुगुप्त। ठीक, अब देखते हैं क्वेश्चन पीवाईक्यू के तौर पे कि पीवाईक्यू में हम लोगों से क्या क्या पूछा गया है। तो पीवाईक्यू की भी मैंने इसमें छांट छांट के लिख लिए हैं। चलिए, पूछा जाता है कि राजा जो है वो सर्वोच्च अधिकारी होता है किसका? न्यायाधीश का। और इसको क्या कहा जाता है? महादंड नायक। देखिए राजा को ही यहाँ पर सर्वोच्च न्यायाधीश माना जाता है, और क्या कहा गया है, क्या पदवी दी गई है? महादंड नायक की। ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक, सबसे बड़ा अधिकारी कौन होता था इसके टाइम पे, गुप्त काल के टाइम पे? तो कुमारामात्य को कहते थे सबसे बड़ा अधिकारी। ठीक, अब देखते हैं कर। जो भाग होता था और एक होता है तो भोग, ये दोनों करों के बारे में आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है पहले ही, और फिर से भी पूछ सकता है। तो हम लोगों को ये याद रखना है। कैसे? भाग का मतलब होता था भूमि उपज का 1/6 भाग। ठीक है, ये चीज याद होगी। और भोग, राजा को प्रतिदिन दैनिक वस्तुओं पर जो कर दिया जाता था, जैसे सब्जी हो गई, फल हो गए, इन पे जो दैनिक वस्तुएं थी, दूध वगैरह हो गया, ये दैनिक वस्तुओं में आ जाते हैं, और इन पे जो कर लिया जाता था वो होता था भोग। ठीक, और जो भाग होता था वो होता था भूमि उपज का 1/6। ये दोनों चीज याद रखना। ठीक, उल्लेख कहां से मिलता है इन चीजों का? तो ये मिलता है मनुस्मृति और हर्षचरित में मिलेगा आपका। ठीक, हर्षचरित किसने लिखी थी? बाणभट्ट ने। तो इन दोनों ने ही लिखा है इन दोनों करों के बारे में, भाग और भोग के बारे में। चलिए भैया आगे देख लेते हैं। अब मंदिरों और ब्राह्मणों को जो दान में दे जाने वाली भूमि होती थी उसको क्या कहते थे? एक बार पीवाईक्यू में क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है। कौन सा? मंदिरों और ब्राह्मणों को दान में दे जाने भूमि जो होती थी वो होती थी अग्रहार। देखिए मंदिर क्या होते थे? सबसे आगे मंदिर होते थे, किसी भी धर्म में होते हैं मंदिर। क्या होते हैं? अपने हिंदू धर्म में सबसे आगे होते हैं। तो मंदिर अगर आगे हैं तो इनको क्या दी जाएगी? अग्रहार भूमि दी जाएगी। और मंदिर में ही होते हैं ब्राह्मण, है ना, तो इन दोनों को क्या दी जाती थी? अग्रहार भूमि। तो ये ऐसे याद रखेगा। अब देखिए ह्वेंग सांग के अनुसार क्या हुआ था कि शूद्रों को उस समय गुप्त काल में
रामायण और महाभारत पढ़ने का अधिकार दिया गया था, लेकिन ये होंग सांग जो था उसके अनुसार दिया गया था, बाकी और कहीं नहीं कहा गया। और मनुस्मृति में क्या लिखा था कि चोरी पर ब्राह्मण को सबसे अधिक दंड दिया जाता था, लेकिन कितना दिया जाता था? दंड ही दिया जाता था, मृत्यु दंड नहीं दिया जाता, ये चीज याद रखना, ठीक है। तो ब्राह्मण को मृत्यु दंड से मुक्त रखा गया था किस समय में? गुप्त काल के टाइम पे, ठीक है। चलिए कालिदास के ग्रंथ की बात कर लेते हैं। कालिदास का ग्रंथ जो है मेघदूत, उसमें क्या लिखा था? तो उज्जैन के जो महाकाल मंदिर में देवदासी रखे जाने की बात कहाँ से पता चलती है? ये चलती है कालिदास के मेघदूतम से, ठीक है। इतनी चीज याद रखिए। आपसे यदि क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि जो देवदासी जो है रखे जाने की बात कहाँ से पता चलती है हम लोगों को गुप्त काल में कि देवदासी रखी जाती थी, तो ये बात पता चलती है कालिदास के ग्रंथ मेघदूतम से, ठीक है। इतना याद रहेगा। चलिए देख लेते हैं और क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए वो देख लेते हैं। कामसूत्र और मुद्रा राक्षस, वात्सायन की जो कामसूत्र है और विशाख दत्त की जो मुद्रा राक्षस है, इसमें दिया गया है कि गणकाओं को वेश्याओं का जो मतलब उस समय पे वेश्याओं का जो था उनका वर्णन दिया गया है कामसूत्र से और मुद्रा राक्षस से, ठीक है। ये चीज याद रहेगी। फिर इसके आगे एक क्वेश्चन और पूछा गया था आपसे कि सर्वाधिक स्वर्ण मुद्राएं जारी की गई थी, तो ये दीनार के रूप में की गई थी। इस समय सबसे ज्यादा स्वर्ण मुद्राएं जो जारी हुई थी वो गुप्त काल में ही की गई थी और इनको दीनार कहा जाता था। और मैं आपको बता दूं कि गुप्त काल को प्राचीन काल का स्वर्ण काल भी कहा जाता है, क्योंकि जो चीजें अभी आगे और पढ़ेंगे अधिकतर चीजों का जो स्टार्टिंग हुई है वो गुप्त काल से ही हुई है, ठीक है। तो देखते हैं, चलिए आगे देखते हैं और कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे गए। गुप्तकालीन सर्वाधिक सिक्के कहाँ से मिले हैं ये पूछा जाता है क्वेश्चन। तो गुप्तकालीन जो सर्वाधिक सिक्के हैं बयाना, वो राजस्थान से मिले हैं, ये चीज आपको याद रखना, ठीक। अब देखिए कैसे लेखक और पुस्तक से कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो विशाख दत्त की आपसे पुस्तक पूछी जाती है, तो विशाख दत्त की कौन सी है? एक तो मुद्रा राक्षस है और एक देवी चंद्रगुप्तम है। देखिए कंफ्यूज मत होना, देवी चंद्रगुप्तम विशाख दत्त की है, ना कि कालिदास की। नहीं तो आप लोग कालिदास याद कर लो, वो अलग है और ये अलग है, ठीक है। देवी चंद्रगुप्तम विशाख दत्त से संबंधित हो गई। और 12 मेहर की कौन कौन सी पुस्तक थी? तो एक तो थी बृहत संहिता और एक थी पंच सिद्धांतिका, जिसमें जिसमें ज्योतिष ग्रंथ की बात की गई है। तो वो थी 12 मेहर की पंच सिद्धांतिका और बृहत संहिता, ये दोनों याद रखना, ठीक है। फिर विष्णु शर्मा की पूछी जाती है आपसे एक पुस्तक, विष्णु शर्मा की कौन सी? पंचतंत्र, ये तो बहुत फेमस है, ये तो आप लोगों ने पढ़ी भी होगी, है ना। अब आर्यभट्ट की और पूछी जाती है, तो आर्यभट्ट की सूर्य सिद्धांत, जो सूर्य सिद्धांत दिया था वो किसने दिया था? वो दिया था आर्यभट्ट ने, ठीक। अब सबसे अधिक प्रगति इस काल में देखी जाए तो किस चीज की हुई है? तो गणित और ज्योतिष क्षेत्र में सबसे अधिक प्रगति हुई है गुप्त काल में, ठीक। ये चीज भी याद रखनी है। और आर्यभट्ट ने शून्य की खोज की और वर्गमूल, घनमूल और ज्या सिद्धांत। तो देखिए अब स्वर्ण काल कहने में क्या दिक्कत है, जब इतनी चीजों की खोज हो रही है इस समय पे, ऐसी ऐसी चीजें जो आज तक नहीं सुनी थी ना ही देखी थी, उन चीजों की स्टार्टिंग हो रही है गुप्त काल से, तो इसको स्वर्ण काल कहने में क्या दिक्कत है? स्वर्ण काल कहते हैं इसीलिए। जब मेंस में भी क्वेश्चन पूछा जाता है ये वाला कि गुप्त काल को स्वर्ण काल क्यों कहते हैं, तो आप लोग यही सब पॉइंट आप उसमें लिख सकते हैं, लेकिन मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से जब देखेंगे तो मेंस के नोट्स उसमें बना लेंगे। चलिए एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, सुश्रुत किससे संबंधित था? तो ये था शल्य चिकित्सा से संबंधित, इसको शल्य चिकित्सा का पिता कहा जाता है सुश्रुत को, ये याद रखना। और नागार्जुन को क्या कहा जाता है? रसायन विज्ञान का ज्ञाता, ठीक। ये थे गुप्त काल। तो गुप्त काल में हम लोगों ने क्या क्या देख लिया? देखिए सबसे पहले देखा था श्रीगुप्त को, और श्रीगुप्त के बाद फिर देखा था घटोत्कच को, और घटोत्कच के बाद फिर हम लोगों ने देखा है, देखिए श्रीगुप्त को देखा, फिर घटोत्कच को देखा। और घटोत्कच से मैंने कहा है कि रीवा का अभिलेख याद रखना, लिख लेना कहीं, रीवा का अभिलेख एमपी से यदि पूछा जाए तो ये घटोत्कच से संबंधित था, इसमें मैंने लिखा नहीं है इसलिए बार बार बोल रहा हूँ। और फिर तीसरे नंबर पे हम लोगों ने देखा है चंद्रगुप्त मौर्य को, ये वास्तविक संस्थापक कहा जाता है, इसी ने गुप्त संवत चलाया था, ठीक। फिर इसके बाद देखा था समुद्रगुप्त को, और समुद्रगुप्त को विसेंट स्मिथ ने क्या कहा था? भारत का नेपोलियन कहा था, क्योंकि इसने एक साथ कई राजाओं को भी हराया है, ठीक है। और इलाहाबाद स्तंभ अभिलेख को हम लोगों ने देखा है, तो किस किस से संबंधित था? अशोक से, समुद्रगुप्त से, अकबर से, बीरबल से और जहांगीर से, ठीक है। इसके बाद फिर क्या देखा? इसके बाद हम लोगों ने देखा चंद्रगुप्त द्वितीय, और चंद्रगुप्त द्वितीय के बाद हम लोगों ने देखा है कि इसके बाद जो देखा है कि भैया ये समाप्त हो गए। इसी के बाद देखा था कुमारगुप्त प्रथम, जिसने करवाया था कौन? महेंद्रगुप्त की उपाधि ली थी, और जो यहाँ पर नालंदा विश्वविद्यालय है इसकी स्थापना भी करवाई थी। इसके बाद फिर देखा स्कंदगुप्त, क्योंकि इस समय हुआ था हूणों का आक्रमण, और सुदर्शन झील का पुनर्निर्माण भी इसी ने करवाया, ठीक है। फिर देखिए ये कुछ हम लोगों ने PYQ जो कि बहुत आराम से और आसानी से लिख लिख के हम लोगों ने याद कर लिए।
अब पहुंचते हैं भैया हम लोग, यहाँ पर हो गया हमारा गुप्त काल समाप्त। अब गुप्तोत्तर काल देख लेते हैं कि गुप्तोत्तर काल में क्या हुआ था। देखिए गुप्त काल इतना पावरफुल था, उसके बाद जब ये स्लो पड़ा और जगह जगह इनके सामंत फैले हुए थे, तो सामंत जैसे ही मतलब ये जो गुप्त वंश है ये कमजोर पड़ेगा, और इसके बाद सामंत जब पावर में आए तो सामंतों ने स्वतंत्र राज्यों की स्थापना कर दी, जगह जगह अलग अलग राज्य बन गए। कैसे, देखिए जैसे आज हम लोग गुप्तोत्तर में पढ़ेंगे पुष्यभूति वंश, तो ये कहाँ पे था, ये वाले इलाके में था, पंजाब और हरियाणा वाले क्षेत्र में, ठीक है। इसी के बगल में यूपी साइड मिलेगा आपको कन्नौज वंश, ये मौखरी वंश ने हथिया लिया तो यहाँ पर मौखरी वंश आ गया, ठीक। फिर इसके बाद यहाँ पर देखेंगे आप कामरूप, भास्कर बर्मन यहाँ पर था, तो ये था कामरूप वंश, कहाँ पे, असम वाले एरिया में, क्योंकि ये तो बहुत दूर हो गया है ना। फिर इसके बाद मगध वाले एरिया में फैल के रह गए सिमट के परिवर्ती ग्रुप। परवर्ती गुप्त इसको क्यों कहते हैं, क्योंकि भैया बहुत ही कम पावर में थे ये लोग और वहीं सिमट के रह गए थे और चलते रहते ये जो पुष्यभूति वंश, मौखरी वंश और जो हम लोग पढ़ेंगे गौड़ वंश, इनके साथ साथ भी गुप्त वंश अभी चल रहा है, तो कई सौ साल तक चला है ये, लेकिन वो परवर्ती गुप्त के रह गए, परवर्ती गुप्त मतलब सिमट कर वहीं पर रह गए, ठीक है। फिर बंगाल में हम लोग देखेंगे यहाँ पर गौड़ वंश है ना, और यहाँ पर देखेंगे वल्लभी में कौन सा, मैत्रक वंश, और मालवा में देखेंगे देवगुप्त को। तो अभी नर्मदा की ऊपर वाली चीजें हम लोग समझ लेते हैं, फिर नर्मदा के नीचे वाला भी मैप में मैं बता देता हूँ। यहाँ पर आपको देखिए मिलेंगे कर्नाटक वाले इलाके के ऊपरी वाले हिस्से पर मिलेंगे चालुक्य, है ना। नर्मदा नदी पे चालुक्य राजा ही तो था पुलकेशिन द्वितीय, जिसने हर्षवर्धन को हराया था, अभी देखेंगे वो वाली घटना। फिर यहाँ पर मिलेंगे आपको पल्लव, आंध्र प्रदेश के ऊपर वाले इलाके में, किसके, चोल के नॉर्थ में मिलेंगे आपको पल्लव, चोल तो नीचे मिलेंगे है ना, तो वो देख लेंगे। और अब ये देखेंगे कि भैया चालुक्य जो थे, कभी कभी पूछ लिया जाता है कि चालुक्य कितने हिस्सों में बटे थे, तो ये 3 हिस्सों में बटे थे यहाँ पर, ठीक है। समझ लीजिए, ये चीज समझ में नहीं आती है, फिर बहुत कंफ्यूजिंग वाली चीजें होती हैं, तो यहाँ पर ये समझ लीजिए कि चालुक्य ही थे ये। देखिए कहाँ कहाँ थे, तो आप देखेंगे सबसे पहले तो थे चालुक्य जो थे ये बादामी के थे, जो केंद्रीय शक्ति थी, तो इनको लिख लीजिए बादामी के चालुक्य, ठीक है। और फिर एक कौन थे, यहाँ पर इन्हीं चालुक्य का एक भाई चला गया था यहाँ पर बैंगी में, और बैंगी के चालुक्य हो गए थे, तो एक इनकी शाखा हो गई थी बैंगी में, ठीक है। फिर ये ऊपर बैठे हुए थे यहाँ पर राष्ट्रकूट, और जब राष्ट्रकूटों को हराकर यहाँ पर चालुक्यों का जो वो हुआ है, अस्तित्व में आए चालुक्य, और चालुक्य ने वहां को हरा दिया राष्ट्रकूटों को, तो फिर कल्याणी में भी चालुक्य बैठ जाएंगे, तो ये हो जाएंगे कल्याणी के चालुक्य। तो 3 शाखाएं हम लोगों ने देखी हैं, कौन कौन सी, चालुक्यों की। सबसे पहली तो देखी है जो सेंट्रल वाली थी, केंद्रीय वाली, तो वो थी बादामी। और फिर देखिए कि एक भाई उसका चला गया था बैंगी में, तो देखिए बैंगी। और तीसरी शाखा देखी हम लोगों ने कल्याणी, ठीक है, ये चीज याद रहेगी। चलिए अब इसको यहीं पे बिगाड़ देते हैं अभी, क्योंकि अभी दक्षिण भारत के जब राज्यों की बात करेंगे तब इसकी बात कर लेंगे, ठीक है, क्योंकि अभी बहुत ज्यादा उलझना नहीं है, नॉर्थ वाली चीजें समझ लेते हैं अभी, ठीक। चलिए समझते हैं अब क्या घटना यहाँ से स्टार्ट होती है। देखिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं ये संपन्न राज्य जो था पुष्यभूति वंश। पुष्यभूति यहाँ का उस समय सामंत हुआ करता था, और जैसे ही गुप्त कमजोर हुए तो पुष्यभूति ने अपने ही नाम पर वंश की स्थापना कर दी और आया पुष्यभूति वंश, ठीक है। क्यों कर दी भाई, क्यों पावरफुल था ये, तो देखिए ये वाला इलाका था पंजाब और हरियाणा वाला, यहाँ पर कृषि बहुत अच्छी होती थी, तो ये जो सामंत होगा ये सबसे ज्यादा पावरफुल आराम से होगा, क्योंकि भाई कृषि वाला अच्छी उपज वाला क्षेत्र इसके पास ही था, तो इसने कर दी पुष्यभूति वंश की स्थापना। फिर जब ये खत्म हुआ तो इसका पुत्र बना प्रभाकर वर्धन, है ना, प्रभाकर वर्धन आया, तो इसको कहते हैं, इसी चक्कर में इसको कहते हैं वर्धन वंश भी कहते हैं, ठीक। ये हम लोग गुप्तोत्तर काल में सबसे पावरफुल वंश पढ़ रहे हैं, ठीक। अब देखते हैं प्रभाकर वर्मन जो था उसका 2 बेटे हुए, राज्यवर्धन और हर्षवर्धन, और एक बेटी हुई राजश्री पुत्री, ठीक है, जो कि इसकी पुत्री थी वो राजश्री हुई, ठीक है। अब स्टार्टिंग होते ही यहाँ से थोड़ा सा बैकग्राउंड समझते हैं और फिर देखेंगे कि पॉइंट कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अभी ये थोड़ी सी कहानी सुनना जरूरी है क्योंकि वहां से चीजें समझ में आएंगी, ठीक। तो देखते हैं, देखिए पुष्यभूति पर यहाँ पर बैठे हुए हैं कौन, पुष्यभूति वंश और वर्धन वंश, ठीक। अब इनके बगल में है कन्नौज, और कन्नौज में है मौखरी वंश। मौखरी वंश जो है यहाँ का राजा कौन था उस समय, जब इनने अपनी बेटी पुत्री जो थी राजश्री, इसका विवाह कर दिया गृहवर्मन से, ठीक है। तो गृहवर्मन याद रखना कहाँ का राजा था, ये था कन्नौज का, ठीक। तो इससे शादी कर देते हैं तो इनके वैवाहिक संबंध इससे जुड़ जाते हैं। अब ये बात हो गई तय। लेकिन जो पुष्यभूति वंश था ये मानता था बौद्ध वंश को, ठीक है, बौद्ध वंश को ये मानता था। और एक शासक यहाँ पर आपको दिख रहा होगा बंगाल में, एक वंश दिख रहा होगा, कौन सा वंश, गौड़ वंश या चंद्र वंश बोलते थे इसको, ये मानते थे वैष्णव को, है ना।
और इनका शासक था इस समय उद्दंड, बड़ा उद्दंड, और कट्टर शासक था ये था शशांक, है ना। कट्टर शासक क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि जो बोधि वृक्ष का जो पेड़ था, बोधि वृक्ष को इसी ने कटवाया था, है ना। तो शशांक का ये नाम याद रखना। और ये गौण शासक था, और थानेश्वर और कन्नौज दोनों से शत्रुता रखता था ये, इसी वजह से, क्योंकि वो बौद्ध को मानते थे और ये वैष्णव का कट्टर राजा था, ठीक है, इस चीज को लेके। तो ये फिर क्या करता है, ये बंगाल से यहाँ से चाल चलना स्टार्ट करता है, और मालवा का जो शासक था देवगुप्त, इससे कांटेक्ट करता है, ठीक है, देवगुप्त से। देखिए मैं इसको बिगाड़ देता हूँ, चीजें ऐसी ना हो कि समझ में ना आए। देखिए कौन किससे कनेक्ट हो रहा है, सबसे पहले बंगाल से, ठीक। बंगाल से ये किससे मिलता है, जाता है मालवा, और मालवा में बात करता है देवगुप्त से, और देवगुप्त से बोलता है कि भाई हम लोग सबसे पहले कन्नौज पर कब्जा कर लेते हैं, क्योंकि जो वैवाहिक संबंध थे कन्नौज के, वो किससे थे, पुष्यभूति वंश से थे, और कन्नौज जो था वो बंगाल से नजदीक में था। पुष्यभूति वंश वाला जो एरिया था, पंजाब और हरियाणा वाला, ये थोड़ा दूर था। तो ये टारगेट करते हैं कन्नौज को, ठीक है, और ये दोनों मिलकर कन्नौज के गृह बर्मन पर कर देते हैं आक्रमण, और इसको मार देते हैं, ठीक है। तो अभी शादी हुई थी, और अभी जो है इसके पति को मार दिया गया, किसके पति को, राजश्री के पति को। तो राजश्री कौन थी, ये थी प्रभाकरण बर्मन की लड़की, ठीक है। और इसी समय अचानक क्या होता है कि प्रभाकरण बर्मन जो होता है ये बीमार हो जाता है, और इसकी मृत्यु हो जाती है, ठीक है। तो अब इसका शासक कौन बनता है, तुरंत के तुरंत राज्यवर्धन, जो इसका बड़ा पुत्र था, ठीक है, इतना याद रहेगा। बड़ा पुत्र किसका, राजवर्धन का, जो प्रभाकरण बर्मन है, प्रभाकरण वर्धन का बड़ा पुत्र राजवर्धन, ये बनेगा राजा, ठीक है। तो अब ये बदला लेने के लिए जाएगा, कहां पर बदला लेने के लिए जाएगा भाई, कन्नौज में इसका बहन का जो हस्बैंड था उसको मार दिया गया, तो कन्नौज भी खाली हो गया यहाँ पर। तो यहां से ये बढ़ेगा और मालवा के शासक को, जो देवगुप्त है, इसको मार देगा, ठीक है। कौन मार देगा यहाँ पर देवगुप्त को, तो राजवर्धन, ठीक है, इतना याद हो गया। फिर ये वापस लौट जाता है, तो अब भाई राजवर्धन गायब हो गया, यहाँ कन्नौज भी खाली हो गया, और फिर ये शशांक जो है बुलाता है इसको, राजवर्धन को, और कहता है कि आओ भाई संधि कर लेते हैं, आप हमसे मिलने आ जाइए बंगाल, ठीक है। और धोखे से इसको बुलाकर यहाँ पर मार देता है। तो अब भैया यहाँ पर ये भी खाली हो गया, कौन सा, थानेश्वर भी खाली, कन्नौज भी खाली, और यहाँ पर आपका मालवा भी खाली हो गया, ठीक है, तीनों पॉइंट खाली हो गए। चलिए देख लेते हैं एक बार बिगाड़ के सब चीजें, कौन कहाँ कहाँ खाली हो गया। देखिए बंगाल सिर्फ अभी जिंदा है, बंगाल में कौन बैठा है, शशांक, उसने मालवा को कटवा दिया, और यहाँ पर राज्यवर्धन को भी मरवा दिया, और कन्नौज के गृह बर्मन को भी मरवा दिया, ठीक है। अब ये अकेला बचा। तो जब ये सब शून्य की स्थिति यहाँ पर पैदा हुई, तो इसी समय उभर कर आएगा आपका हर्षवर्धन, जो कि कौन था, राज्यवर्धन का छोटा भाई था हर्षवर्धन। अब ये मत सोच लेना कि भाई यहाँ पर तो पूरी मूवी चला रहे हो, है ना, मूवी नहीं चल रही है, ये यहाँ से तरीका समझ में आएगा कि कैसे कैसे लड़ाई हुई। और हर्षवर्धन के आने पर फिर से जो पुष्यभूति वंश है वो मजबूत हो जाएगा। हर्षवर्धन बहुत कम एज का था, लेकिन बहुत ही योग्य इंसान था। ये तुरंत अपनी जो है बहन को ढूंढने चला जाता है, क्योंकि इसकी बहन जैसे ही गृह बर्मन होता है तो वो बिंद पर्वत पे चली जाती है सती होने। तो इसको पता लगता है कि भाई बिंद पर्वत पे जा रही है, तो बिंद पर्वत से ये इसको बचाता है, और कहाँ पर बैठा देता है, थानेश्वर में, कहता है कि ले भाई यहीं पर बैठ, यहीं पर शासन कर आप, है। और फिर इसको जो भास्कर बर्मन है कामरूप का, इसकी सहायता प्राप्त हो जाती है कि भाई आप जो है हमारी सहायता ले लीजिए और अपने आप को स्टेबल कीजिए। तो ये कहता है चलिए भाई हारे का सहारा, है ना। तो कामरूप का जो भास्कर बर्मन है, ये सहायता मिल जाएगी इसको, हर्षवर्धन को, ठीक है। ये हो गया, बहन बची और ये बचा। फिर ये यहाँ पर करेगा मारकाट, और सबको हराएगा, और सबके जो है राज्य हड़प लेगा। तो ये वाला एरिया जो पूरा है नर्मदा तक का, ये पूरा हर्षवर्धन अपनी योग्यता के अनुसार जीत लेगा। लेकिन फिर क्या होगा इसका आगे, ये थानेश्वर को अपनी राजधानी पहले बनाए रखी थी, जो पुष्यभूति वंश था उसकी राजधानी क्या थी, थानेश्वर। लेकिन क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा यहाँ पर कि हर्षवर्धन ने किसको राजधानी बनाया, तो कन्नौज को। देखिए क्यों कन्नौज को इसने राजधानी बनाया, वो इसलिए बनाया क्योंकि देखिए यहाँ से उसको ये समझ में आ गया था कि अगर मैं थानेश्वर में बैठा रहूंगा तो थानेश्वर दूर है, और इन सब क्षेत्रों पर मतलब कंट्रोल करना थोड़ा दूर हो जाएगा। तो इसलिए वो आके सेंटर में बैठ जाता है कन्नौज में, ठीक है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि कन्नौज में हर्षवर्धन ने किसको राजधानी बनाया था अपनी, तो वो बनाया था थानेश्वर से हटा के कन्नौज, ठीक है, इतना याद रहेगा। अब नर्मदा नदी पर इसका पुलकेशिन द्वितीय से मुकाबला होता है, और यहाँ ये हार जाता है। ये जानकारी आपको कहाँ से मिलेगी, एहोल अभिलेख से, है ना। एहोल अभिलेख से जानकारी मिलती है हमें कि
नर्मदा नदी के तट पर पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को हरा दिया था। चलिए ये हो गया इसका समाप्त। ठीक है, अब इसकी रचनाएं देख लेते हैं। रचनाएं कौन कौन सी पूछी जाती है आपसे। तो देखिए सबसे पहले पूछी जाती है प्रियदर्शिका, रत्नावली और नागानंद। तो याद कैसे करोगे, देखिए जो नाग होता है उसको क्या रत्न प्रिय होता है कि नहीं होता है ना। तो नाग को रत्न प्रिय होता है। ये तीनों याद हो गई इस तरीके से। ठीक है, ये चीज याद रखना, नाग को क्या रहता है, रत्न प्रिय रहता है। ठीक है, जब ये ट्रिक याद हो जाएगी तो रचनाएं अपने आप याद हो जाएंगी। रचनाएं पूछता है या तो ऐसे पूछेगा निम्न में से कौन सी रचना है, या ऐसे पूछेगा निम्न में से कौन सी रचना नहीं है, ये कोई और रख देगा और पूछ लेगा आपसे। ठीक, महामोक्ष परिषद करवाई थी एक हर्षवर्धन ने। तो ये कहां पर करवाई थी, क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे, पीवाईक्यू में भी दिया है, प्रयागराज में। और धर्मों की बैठक कहां पर करवाई थी उसने, तो जब उसने अपनी कैपिटल्स बनाई थी कन्नौज को, तो वहीं पर धर्मों की बैठक कराई थी। ठीक है, इतनी चीज याद रहेगी। अब ह्वेंग सांग की एक पुस्तक है सी यू की, इसमें हर्षवर्धन के बारे में आपको जानकारी मिलेगी सी यू की में। ठीक है, इतना याद हो गया। अब बाणभट्ट की दो किताबें और याद रखिए आप लोग, एक हर्षचरित और एक कादम्बरी, दोनों पूछी जाती हैं। हर्षचरित में और कादम्बरी में दोनों में आपको मिलेगी क्या, पुष्पभूति वंश की जानकारी मिलती है, और हर्षचरित में स्पेशली हर्षचरित की। ठीक, इतनी चीज याद रहेगी। अब देखते हैं भैया दक्षिण भारत। अब इतना याद हो गया, क्या क्या देखा हमने, एक बार इसको रिकॉल कर लेते हैं। रिकॉल से आप लोगों को थोड़ी सी कहानी सरल लगेगी, नहीं तो ये लगेगा कि पता नहीं किसने किसको मारा किसको काटा, समझ में नहीं आया कुछ, है ना। चलिए फिर से एक बार देख लेते हैं। सबसे जो खतरनाक शासक इस समय था वो था यहाँ का शशांक, कहाँ का, बंगाल का। ठीक, ये मिलता है किससे, मालवा से, और मालवा के राजा से बोलता है देवगुप्त से कि कन्नौज पर कब्जा करते हैं। क्यों करते हैं कब्जा, क्योंकि ये था वैष्णव धर्म का और ये थे बौद्ध धर्म के। ठीक है, तो भैया ये दोनों मिलकर आक्रमण कर देते हैं कन्नौज पे, और कन्नौज का जो गृह बर्मन था उसको मार देते हैं। ठीक, इतना याद हो गया। अब कन्नौज के गृह बर्मन से पुष्यभूति वंश का क्या लेना देना, तो भैया पुष्यभूति बर्मन जो था, पुष्यभूति वंश, उसकी जो प्रभाकरण वर्धन था उसकी पुत्री थी राजश्री, उसने अपनी बच्ची की शादी की थी गृह बर्मा से, तो इसलिए उनका वैवाहिक संबंध था। ठीक है, तो जैसे ये मरती है तो इसका भाई आता है, और भाई क्या है, बदला लेने की सोचता है, बड़ा भाई। तो बड़े भाई को भी ये धोखे से बुला के शशांक मार देता है। इसके बाद फिर आता है हर्षवर्धन, और हमने हर्षवर्धन के काल में सब कुछ देख लिया कि इसने अपनी पहले तो कैपिटल्स क्या बनाई, थानेश्वर से हटा के कन्नौज बनाई, और उसके बाद पूरे उत्तर भारत को जीता इसने, उत्तर भारत को एक किया, और उसके बाद नर्मदा नदी की ओर बढ़ा, और नर्मदा नदी पर पुलकेशिन द्वितीय से इसका युद्ध हो गया, और एहोल अभिलेख में ये घटना हमको पता चलती है। इसके बाद ये हार जाता है। फिर इसकी रचनाएं हम लोगों ने 3 देखी, कौन सी, नाग रत्न प्रिय, नाग को क्या है, रत्न प्रिय है, तो प्रियदर्शिका, रत्नावली और नागानंद। फिर इसका महामोक्ष परिषद की बात करते हैं, प्रयागराज में हुई। धर्मों की बैठक इसने कहाँ करवाई, कन्नौज में। ये सारे क्वेश्चन आपसे पूछे गए। ह्वेंग सांग की जो एक पुस्तक है सीयू की, इसमें हर्षवर्धन के बारे में जानकारी मिलती है। फिर हम लोगों ने देखा कि जो बाणभट्ट की पुस्तक है 2, वो हर्षचरित और कादम्बरी हैं, ये याद रखना है। ठीक, अब देख लेते हैं भाई दक्षिण भारत का इतिहास स्टार्ट करते हैं। चलिए भैया दक्षिण भारत का इतिहास देखते हैं क्या है। तो दक्षिण भारत के इतिहास में सबसे पहले देखते हैं चालुक्य वंश। चालुक्य वंश कौन सा वंश, जिसने ह्वेंग सांग को हराया था, पुलकेशिन द्वितीय वाला। ठीक है, तो सबसे पहले इसका संस्थापक पूछता है हमसे, तो संस्थापक हमें याद रखना है पुलकेशिन प्रथम। चालुक्य वंश तो फेमस था, और नर्मदा नदी के निचले वाला एरिया जो था, चालुक्यों को हमने देखा था वो 3 एरिया में बटे हुए थे, वो आपने सब देख लिया पहले ही। अब इसका वास्तविक संस्थापक यदि आपसे पूछा जाएगा तो याद रखना है आपको पुलकेशिन प्रथम। फिर क्या करना है, पुलकेशिन द्वितीय, जो सबसे महाप्रतापी राजा रहा है, और इसी ने हर्षवर्धन को हराया है। और हर्षवर्धन को हराकर, देखिए जैसे ही कोई किसी को हराता था तो वो उपाधि जरूर लेता था। हर्षवर्धन को हराया तो नॉर्थ इंडिया पे भी उसके टक्कर का कोई भी इंसान नहीं था, तो उसने ली परमेश्वर की उपाधि, है ना, मैं ही परमेश्वर हूं, है ना। और एहोल अभिलेख में हम लोगों को ये बात पता चलती है। एहोल अभिलेख किसने लिखा है, अगर ये याद रखना है तो ये लिखा है रवि कीर्ति ने, जो कि एक जैन कवि थे। ठीक है, इतनी चीज याद रहेगी। क्या देखा है हमने चालुक्य वंश में, पुलकेशिन प्रथम इसका वास्तविक संस्थापक, और पुलकेशिन द्वितीय जो था वो सबसे प्रतापी शासक, और हर्षवर्धन को इसी ने हराया और परमेश्वर की उपाधि ली। ठीक, ये याद हो गया। अब देखते हैं भैया राष्ट्रकूट। ठीक है, राष्ट्रकूट कौन से वाले एरिया में थे, तो यहीं पे देख लेते हैं एक छोटा सा मैप बना के। ये नर्मदा रिवर हो गई, तो नर्मदा रिवर से यहाँ पर बिल्कुल लगे हुए थे कल्याणी में, है ना, कल्याणी एक जगह थी, कल्याणी में थे राष्ट्रकूट। तो राष्ट्रकूट का संस्थापक कौन है, दंती दुर्ग। ठीक है, और कृष्णबन जो था इसका, कृष्ण प्रथम जो है कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया, ये क्वेश्चन पूछा जाता है।
चीजें मैंने यहाँ पर वही ली हैं एकदम सिलेक्टिव, है ना, जो कि क्वेश्चन में पूछी जाती हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा लिख के उससे कोई फायदा नहीं होता, क्योंकि क्वेश्चन में पूछे ही नहीं जाते हैं। जब भी क्वेश्चन रिपीट हुए हैं वो इन्हीं से हुए हैं, या तो संस्थापक पूछा जाएगा आपसे, या फिर पूछा जाएगा कि कृष्ण फर्स्ट ने क्या, मतलब कृष्ण प्रथम जो है उसने क्या निर्माण करवाया था, तो कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया था। ये फेमस क्वेश्चन है मंदिर, है ना। और एक था इस समय राजा इसका ध्रुव, तो वो जो त्रिपक्षीय संघर्ष है इसमें भाग लेने वाला पहला राष्ट्रकूट था। त्रिपक्षीय संघर्ष क्या है भैया, अब बात आती है यहाँ पे। तो त्रिपक्षीय संघर्ष जो हुआ था वो पाल, राष्ट्रकूट, है ना, और प्रतिहारों के बीच हुआ था। ठीक, राष्ट्रकूट और प्रतिहारों के बीच। तो कल जो क्लास आएगी हमारी पूर्व मध्यकाल, उसमें हम लोग जो त्रिकूट संघर्ष है इसको देखेंगे। तो इसमें राष्ट्रकूट की तरफ से किसने भाग लिया था, ध्रुव ने लिया था। यही क्वेश्चन यहाँ से बनता है। फिर इसके बाद देखा हम लोगों ने क्या आया, पल्लव वंश। देखिए यहाँ पर जैसे ही यहाँ पर रहेगा, देखिए चोल वंश आपका, है ना, चोल, पांडे रहेगा सबसे नीचे, फिर चोल, और चोल के ऊपर आपको यहाँ पर मिलेंगे पल्लव, है ना, पल्लव वंश। तो ये अब हम लोग देखते हैं कि पल्लव वंश क्या था। तो सबसे पहले क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे, संस्थापक कौन था, तो सिंह विष्णु। देखिए कंफ्यूज नहीं होना है, यहाँ पर राष्ट्रकूट में संस्थापक कौन है, दंती दुर्ग, और यहाँ पर कौन है पल्लव में, सिंह विष्णु। ठीक है, वातापी कोंड की इसने उपाधि ली थी। ठीक है, और नरसिंह वर्मन प्रथम ने क्या करवाया था, ये पूछ लिया जाता है। होयंगसंग आया था इसके टाइम पे, तो ये पूछा जाता है कि किसके टाइम पर, किस पल्लव वंश में किसके टाइम पर होयंगसांग साउथ गया था, तो वो गया था नरसिंह वर्मन प्रथम, याद रखना। फिर नरसिंह वर्मन द्वितीय की पूछी जाती है, तो द्वितीय ने क्या करवाया था, कैलाश नाथ मंदिर का निर्माण करवाया था। अब कंफ्यूज नहीं होना, कैलाश मंदिर का निर्माण किसने करवाया, कृष्ण प्रथम ने करवाया जो कि राष्ट्रकूट था, और कैलाश नाथ मंदिर का निर्माण करवाया है नरसिंह द्वितीय ने जो कि पल्लव वंश है। ठीक है, इतनी चीज याद हो गई। चलिए भाई आगे देख लेते हैं। बहुत आराम आराम से आज करवा रहा हूँ, क्योंकि टॉपिक बहुत छोटे छोटे हैं और कंफ्यूजन वाले हैं, है ना, और क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं, इसलिए बहुत आराम से और बार बार रिपीट करवा रहा हूँ कि भाई कोई भी गलती ना हो, है ना। चलिए अब देखते हैं संगम काल। संगम काल देखिए एक साल में कोई होने वाला ये काल नहीं था, ये बहुत पुराना काल था। देखिए 3rd BC से, जो ईसा पूर्व था, जो तीसरा बिफोर क्राइस्ट बोलते ना बीसी को, और 3 एडी तक, मतलब तीसरी ईस्वी तक, और एडी को क्या बोलते, एडिनो डोमिन। ठीक है, चलिए अब देखते हैं इसमें। चेर चोल पांडे जो है ना, हमें इसी समय मिलेंगे, वो उनके बारे में हम लोग बाद में जानेंगे, पहले जानते हैं संगम काल के बारे में। तो संगम का अर्थ यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर होता है जो तमिल कवियों का संघ या गोष्ठी जो होती थी, उसी को बोलते थे संगम काल, है ना। संगम जो संघ और गोष्ठी होती थी उसको संगम साहित्य बोलते थे। और संगम साहित्य किस भाषा में था, तो ये था तमिल भाषा में। तो ये तो खैर याद ही रहेगा, क्योंकि साउथ में हो रहा है और तमिल कवियों के द्वारा हो रहा है संघ और गोष्ठी का निर्माण, तो इसको ही हम लोग बोलेंगे भाई, तमिल भाषा ही में रहेगी। ठीक है, अब क्वेश्चन कहाँ से बनता है, ये सबसे पहली बात आती है भैया, संगम के सम्मेलन जो हुए हैं इनसे क्वेश्चन पूछा ही जाता है। इस पर तो ट्रिपल स्टार लगा लीजिए, ये आपको याद होना ही होना चाहिए। ठीक है, चलिए पहली जो संगीति हुई आपकी, उसके समय पूछा जाएगा एक तो सबसे पहले कि कहाँ पे हुई, तो ये कहाँ पे हुई थी, मदुरै में। मदुरै किसकी राजधानी है, पांडे की राजधानी है, अभी आगे चर्चा कर लेंगे। तो जो संरक्षण दिया है तीनों को पांडवों ने दिया है, तो ये जो हुई है पांडवों के क्षेत्र में हुए हैं, जो पांडे थे ना, चेलचोल पांडे, तो पांडवों के क्षेत्रों में हुई तीनों संगीति, ये याद रखना है। तो पहली हुई कहाँ पे, मदुरै में। इसके अध्यक्ष पूछा जाता है कि कौन से हैं भैया, तो अगस्त ऋषि इसके अध्यक्ष हैं। ठीक, अब बात होती है कि कोई ग्रंथ मिला है इससे रिलेटिव, तो कोई ग्रंथ नहीं मिला है यहाँ पर। ठीक है, ये चीज याद रखना। फिर हुई दूसरा संगम किसके टाइम पे हुआ, तो ये भी हुआ अगस्त ऋषि के टाइम पे। तो पहले और दूसरे के ऋषि तो सेम ही हो गए, है ना, और इनको संरक्षण किसने दिया, पांडे ने। तीनों को संरक्षण तो पांडे ने दिया है। और ये स्थल कहाँ पे हुआ था, कपाटपुरम, एक शहर था कपाटपुरम, वो भी पांडे में आता था, वो भी वहां पे आया कपाटपुरम में दूसरी संगीति हुई। एक क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे संबंधित जो तोल का पीएम जो था, इसको तमिल व्याकरण कहा जाता है, ये इसी समय पे आया था, दूसरी संगीति में इसकी रचना हुई थी। और इसके लेखक कौन थे, तोलका पियर। ठीक है, तो ये याद रखना, तोलका पीएम आया जो कि तमिल व्याकरण कहा जाता है जिसे, और तोलका पियर इसके लेखक हैं। चलिए इतना याद हो जाएगा। अब तीसरी संगीति आई। ठीक, दोनों में याद रखना, अगस्त ऋषि रहे हैं, है ना, अध्यक्ष, और तीसरी में अलग हो गए हैं, नक्कीरर रहे हैं। और हुई कहाँ है, फिर से मदुरै में, जो जहां पे पहली हुई थी वहां पे तीसरी हुई। तो बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग वाली तो चीजें हैं नहीं, इसमें साहित्यिक प्रमाण मिले हैं बहुत ज्यादा। ठीक, अभी और चीजों की साहित्य की बात करेंगे आगे। तो ये आपको याद हो गई होगी, प्रथम संगीति, दूसरी संगीति, तृतीय संगीति। प्रथम संगीति कहाँ पे हुई, मदुरै में, दूसरी कहाँ हुई, कपाटपुरम में, और तीसरी फिर से मदुरै में। फिर
प्रथम के ऋषि कौन थे, अध्यक्ष कौन थे, तो अगस्त ऋषि। दूसरे के कौन थे, अगस्त ऋषि। और तीसरे के कौन है यहाँ पर, नक्कीरर। ठीक है, इतनी याद हो गई। चलिए, पहले में कोई साहित्य या ग्रंथ मिला है, नहीं मिला, पहले में खारिज कर दिया सिरे से। दूसरे में मिला है, जी बिल्कुल मिला है। कौन सा, तोलकाप्पियम। तोलकाप्पियम मिला है, इसको क्या कहा है, तमिल व्याकरण। और इसकी रचना किसने की है, तोलकाप्पियर ने। ठीक। और तीसरे में क्या मिले हैं, बहुत सारे साहित्यिक प्रमाण मिले हैं जिनकी बात हम लोग आगे करेंगे। चलिए, अब आते हैं वंश। किन किन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, चोल, चेर और पांडे, तीनों के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन बनता है, इनके चिन्ह पूछ लिए जाते हैं और चिन्ह में कंफ्यूजिंग हो जाती है, और राजधानी पूछ ली जाती है, राजधानी में भी कंफ्यूजिंग हो जाती है। चलिए, आज याद करते हैं इनको, क्योंकि भाई याद करेंगे तभी तो हमें याद रहेगा। चलिए, तो देखो, सबसे पहले इसका एक मोटा मोटा नक्शा बना लेते हैं, साउथ का, है ना, इस टाइप का। तो चोल कहाँ पर, ये तो थे चेर, है ना। चेर के बगल में थे यहाँ पर पांडे, और पांडे के ऊपर वाले एरिया में थे यहाँ पर चोल। ठीक, याद रहेगा। चलिए देखते हैं। तो चोल जो थे, इनका चिन्ह क्या है, बाघ। देखिए, बाघ किसी को खाता है तो वो कहाँ पे रह जाता है, चोल में, मतलब गुफा टाइप में ले जाता है। तो इससे याद रखना, चोल का क्या हो गया चिन्ह, बाघ। और चेर का क्या हुआ है यहाँ पर, धनुष। धनुष कैसे याद रखेंगे, देखिए जो चेर है यहाँ पर, ये धनुष के आकार का है कि नहीं है, है ना, ये ऐसे ही धनुष के आकार का हो रहा है। तो चेर से याद रखना धनुष। ठीक। और पांडे, पांडे से याद रखना मछली। ठीक, मछली पांडे से याद रखना। जब दो याद हो जाएंगे तो तीसरा तो अपने याद हो ही जाएगा, मछली था पांडे से। ठीक, बाघ हो जाएगा चोल से, और धनुष हो जाएगा चेर से। ये याद हो गया चिन्ह। अब राजधानी कैसे याद रखेंगे, कावेरी पट्टम। देखिए, ये कावेरी वाला एरिया था, चोल का जो था, ये कावेरी रिवर है यहाँ पर, कावेरी रिवर के से लगा हुआ था, तो कावेरी पट्टम हो गया। ठीक है। और चेर जो था वो था वंजी या बंजीपुरम, इस साइड वाला एरिया। ठीक है, बंजी या बंजीपुरम। और पांडे क्या था, मदुरै। मदुरै तो जो है ही तमिलनाडु में यार, तमिलनाडु में मदुरै नहीं है, आपको याद तो हो गई है। तो मदुरै तो सबसे फेमस सिटी है। और यहाँ पर दो संगीति हुई हैं, और ये पांडे का था ना, यहीं पर दो संगीति हुई हैं। देखिए, यही वाले पांडे जो है ना मदुरै में, इन्हीं ने संरक्षण दिया था संगम संगोष्ठी को। तो ये याद हो जाएगा। ठीक है, तीनों याद हो गए कि नहीं। कैसे, चोल की चिन्ह क्या, बाघ। बाघ क्या रह जाता है, गुफा में ले जाता है खाने के लिए, खाना, है ना, लेके जिसको पकड़ के ले जाता है वो गुफा में ले जाता है, तो बाघ हो गया। चेर, चेर का आकार ही धनुष की तरह है, तो इसका चिन्ह क्या हो जाएगा, धनुष हो जाएगा। पांडे, पांडे से मछली याद रख लेना। अब राजधानी क्या है, चोल की क्या रहेगी, कावेरी पट्टम, क्योंकि ये कावेरी रिवर के किनारे है। और चेर बंजी और बंजीपुरम, है ना। और पांडे क्या हो जाएगी, मदुरै। मदुरै तो याद ही रहती है पांडे की। चलिए, अब देखते हैं हम लोग चोल। चोल में ये देखते हैं कि भैया कौन कौन आया, कैसे कैसे गया। तो सबसे पहले मैं आपको समझा देता हूं कि चोल जो थे ना, चोल दो टुकड़ों में आए थे, है ना, दो बार। पहले तीसरी और चौथी शताब्दी में स्टार्ट हुए थे ये चोल, और फिर उसके बाद आए हैं 9वीं शताब्दी में, बीच में गायब हो गए थे, है ना, तीसरी और चौथी ईस्वी में। और यहाँ पर फिर आए हैं ये 9वीं ईस्वी में। ठीक, 9वीं ईस्वी में, इतना याद रखना है। दो टुकड़ों में चोल आए हैं। बहुत समझने वाली चीज है ये, चोल समझ में नहीं आता है किसी को भी कि कब कौन आया कब कौन गया, दो बार कैसे इसके संस्थापक बन रहे हैं, कैसे क्या हो रहा है, ये सब चीजें आज समझ में आ जाएंगी। ठीक है, देखिए, चोल क्या है, दो हिस्सों में पढ़ना है। सबसे पहले चोल कब आए, तीसरी और चौथी ईस्वी में। फिर दूसरी बार चोल कब आएंगे, 9वीं ईस्वी में। अब बात आती है कि भाई बीच में कहाँ गायब हो गया, तो चोल से लगा हुआ ऊपर था पल्लव वंश, है ना। तो जब पल्लव पावर में आया और चोल कमजोर हुआ, तो पल्लवों ने इस पर कब्जा कर लिया है, ठीक है, चोल पर। लेकिन फिर से दोबारा जब पल्लव कमजोर हुए और चोल पावरफुल हुए, तो उनने पल्लव को हटा दिया और चोल साम्राज्य बना लिया उसको। ठीक है, इतनी चीज याद रखोगे। चलिए, तो चोल में आप पढ़ते हैं। तो सबसे पहला शासक आया था इसका एलारा, है ना, शासक 50 वर्षों तक। अब इसमें तो कुछ पूछा नहीं गया आज तक, लेकिन करिकाल से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो दूसरा शासक आया था करिकाल चोल का। ठीक है, इससे क्या क्वेश्चन पूछा जाता है, एक तो ये सबसे प्रतापी शासक था यहाँ का, और इसने अपनी नौसेना को बहुत ज्यादा मजबूत किया था तभी, क्योंकि देखिए ये समुद्र के किनारे हुए, ये पूरे जो राज्य हैं साउथ वाले, ये समुद्र के किनारे ही हैं कि नहीं है। समुद्र के किनारे होने के चक्कर में इनको नौसेना रखनी पड़ती थी, और नौसेना पावर जिसकी पावरफुल होगी वही सबसे पावरफुल बन जाएगा, है ना। तो जो करिकाल था, इसने नौसेना को मजबूत किया। ठीक, और चेर और पांडे को हराया, चेर और पांडे को हराया। देखिए, चेर जो थे, चेर चेर को पहले कौन हराएगा, पांडे। पांडे ने चेर को हराया, और इसने फिर पांडे को हरा दिया। तो कुल मिला के क्या हो गया, चेर और पांडे को दोनों को हरा दिया किसने, चोल ने। तो चोल ज्यादा पावरफुल थे, है ना। पहले पांडे थे, लेकिन फिर बाद में चोल बन गए थे। ठीक, इतनी चीज याद रखनी है। और ब्राह्मण मतानुयायी था, कौन था ब्राह्मण मतानुयायी, कौन था, करिकाल था। मतानुयायी था ब्राह्मण जो था वो था कराइकल। ठीक,
और पुहार एक शब्द आता है यहाँ पर, कावेरी पट्टम, पुहार को कहते थे, कावेरी पट्टम को पुहार कहते थे पहले। उसकी स्थापना किसने की थी? तो कावेरी पट्टनम की स्थापना की थी करिकाल ने। इतनी चीज इससे याद रखना है। अब फिर हो गया तीसरी और चौथी शताब्दी में इसका पतन। ठीक, पतन क्यों हो गया? पल्लव पावरफुल हो गए यहाँ पर। ठीक है, पल्लव पावरफुल हुए तो चोल हो गए गायब यहाँ पर, बहुत छोटे से हिस्से में घरों में रहने लगे, पता ही नहीं चला कहाँ गए। फिर 9वीं शताब्दी में क्या हुआ? फिर से इसका संस्थापक बना कौन? विजयालय, क्योंकि विजय प्राप्त करने वाला इंसान विजयालय। तो याद रखना, चोल का दोबारा संस्थापक कौन बना? विजयालय। और आदित्य प्रथम, पल्लवों से मुक्त करवाया आदित्य प्रथम ने, तो ये दूसरा राजा आ गया। तीसरा कौन आया? परांतक प्रथम, जो कि पांडे राज सिंह द्वितीय को इसने हरा दिया। पांडे को मैंने बात कही है ना, पांडे पहले चेरों को किसने हराया? पांडे ने। और पांडे को कौन हराएगा? यही परांतक प्रथम। ठीक है, पांडे राजा उस समय था, राज सिंह द्वितीय, उसको हरा दिया मदुरै में और मदुरै जीत लिया। तो देखिए कहां तक आ गया। अब कहां तक आ गया यहीं पर देख लेते हैं भाई, मैप बना के। मैप तो इतना तो टफ है नहीं। देखिए ये थे चोल और ये थे यहाँ पर पांडे, तो पांडे को हरा के ये यहाँ तक आ गया। ठीक है, उसके बाद आया राज प्रथम, जो कि सबसे प्रतापी राजा था। राज प्रथम ने क्या करवाया? इससे घटनाएं क्या पूछी जाती हैं क्वेश्चन में? ये तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण जो करवाया है वो राज प्रथम ने करवाया है, और ये सबसे महान शासक था। ठीक है, तो ये दो घटनाएं इससे याद रखना। राज प्रथम आया, चौथे के बाद पांचवा आया राजेंद्र प्रथम। इसके समय पे क्या हुआ? इसने श्रीलंका को भी मिला लिया। तो देखिए इनकी नौसेना कितनी मजबूत हो गई है कि यहाँ था हटके श्रीलंका, लेकिन इन्होंने श्रीलंका को भी मिला लिया। तो चेल हो गया, ये वाला पूरा एरिया कह सकते हैं अब हो गया है। कौन सा वाला एरिया? ये वाला। चेरों को पांडे ने हरा दिया था और पांडे को इनने हरा लिया, तो ये पूरा एरिया। और चोल तो यहाँ पर है ही, तो ये वाला एरिया। और यहाँ पर अब ले लिया श्रीलंका भी, तो ये वाला एरिया भी हो गया। ठीक है, तो ये श्रीलंका किसको बनाया था? राजेंद्र प्रथम ने श्रीलंका को मिलाया। इतनी चीज याद आ गई आपको। फिर क्या हुआ? महिपाल जो बंगाल का शासक था, इसको हराया। महिपाल देखिए कहाँ पे मिलेगा आपको? ये मान लीजिए ये वाला इलाका हो गया बंगाल का, तो यहाँ पे बैठा हुआ था महिपाल। ठीक, तो ये इसको यहाँ पे जाएगा और राजेंद्र प्रथम इसको हरा देगा। और गंगा से लगा हुआ ये इलाका था, है ना, गंगा से लगा इलाका था, तो गंगे कोंड चोलम की उपाधि लेगा ये, क्योंकि इसने महिपाल को हरा दिया। गंगे कोंड चोलम की उपाधि ली। ठीक, अब ये उपाधि भी याद रहेगी। और अब देखिए जो चोल साम्राज्य, इसी समय आपको भरतनाट्यम की जो शिव की मूर्ति है ना डांस करते हुए, आपने देखा होगा, जो ऐसे करके करे रहती है, पीछे वो लगा रहता है, वो भरतनाट्यम की शिव की मूर्ति कहाँ से मिलेगी आपको? चोल से। और फिर एक आपको यहीं पे मिलेगा तक्कुलम का युद्ध पढ़ने के लिए, वो चोल और राष्ट्रकूटों के मध्य हुआ था। तक्कुलम का युद्ध इतना ही याद रखना किसके किसके बीच हुआ था? तो चोल और राष्ट्रकूटों के मध्य हुआ था। ठीक है, अब देख लेते हैं चेर। चेर के बारे में हम लोगों को क्या देखना है? तो संगम में सर्वाधिक बार उल्लेख मिलता है, ये एक क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे। सबसे पहला क्वेश्चन बनेगा, संगम काल में सर्वाधिक बार उल्लेख किस राज्य का मिलता है? तो वो मिलता है चेर का। ठीक है, इतना याद रहेगा। संस्थापक इसका कौन था? उदयन चेरल। तो देखिए जो चेर थे केरल वाले इलाके में थे कि नहीं थे, है ना, केरल वाले इलाके में थे ये इधर, तो केरल से याद रख लीजिए इसका संस्थापक जेरल, है ना, इतना याद आ जाएगा तो आप क्वेश्चन कर ले जाओगे। और अंतिम शासक कौन थे? जेये, सेये था अंतिम शासक इसका। इसी को हरा दिया था पांडे राजा ने। जो पांडे राजा था नेंडू जेलियन, थोड़े नाम अटपटे हैं, लेकिन नेंडू जेलियन ने इसको हरा दिया था, जो कि पांडे राजा था। तो यहाँ पर चेर हो गए थे समाप्त। ठीक है, और चेर लोग जो थे मुरुगन देवता की पूजा करते थे। तो ये भी एक क्वेश्चन पूछा गया है कि चेर किसकी पूजा करते थे? तो वो करते थे मुरुगन, जो जंगल का देवता होता था उनका, उसकी पूजा करते थे। चलिए अब देखते हैं पांडे। पांडे के बारे में देख लेते हैं। जो पांडे है इसका उल्लेख सबसे पहले बता देते हैं कि मेगास्थनीज ने किया है। तो क्वेश्चन पूछा गया है कि किस मेगास्थनीज ने दक्षिण में कौन से राज्य का उल्लेख किया है? तो वो किया है पांडे का। ठीक, संस्थापक कौन है यहाँ पर? नेडियोन। तो ये तो याद रहेगा नहीं नेडियोन, लेकिन नेंडू जेलियन को याद रख लीजिए, क्योंकि भैया ये प्रतापी शासक था और इसने किसको हराया था? चेरों को हराया था इसने। और किसकी रचना की थी? शिल्पाधिकारम की रचना इसी के काल में हुई थी। तो शिल्पाधिकारम तो पूछ ही लिया जाता है ना। अभी शिल्पाधिकारम क्या है ये आगे क्वेश्चन और मैं लिख लूंगा। चलिए अब साहित्य से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये इंपॉर्टेंट भाग है इसका, है ना। साहित्य से कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, स्टार लगा के इसको याद जरूर कर लेना। देखिए सबसे पहले पूछा जाता है आपसे टोलका पीएम। तो टोलका पीएम के बारे में हम लोग एक चीज देख चुके हैं, दोनों ही देख चुके हैं जो इसमें दी हुई है। टोलका पीएम ने इसकी रचना की थी, है ना। और कौन सी संगीति में? द्वितीय संगीति जो हो रही थी संगम की, उसकी संगीति में टोलका पीएम की रचना हुई थी। एक याद हो गया। दूसरा क्या है? शिल्पाधिकारम। शिल्पाधिकारम क्या है? जो इलंगो है
आर्डिगल, इसने इसकी रचना की है, एडंगो आर्डिगल ने, ठीक है, इतना याद रखना। फिर एक और आपसे पूछा जाएगा यहाँ पर, तिरुक्कुराल। तिरुक्कुराल क्या है? तमिल साहित्य का बाइबल किसको कहा जाता है, ये क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे, तो बताना है तिरुक्काल, ठीक। और पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी जो है, तो उरेयूर में ये सूती वस्त्र का केंद्र की रचना मिलती है, पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी में, ठीक। उरेयूर था जो, उरेयूर में सूती वस्त्र का केंद्र का पता हमें कहां से चलता है, तो ये चलता है पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी से, ठीक, इतना याद रहेगा। फिर 10 कुमार चरित्रम, तो 10 कुमार चरित्रम की रचना किसने की थी, दंडी ने की थी, ठीक। और कुछ है, मृक्षकटिकम, मृक्षकटिकम की रचना किसने की है, शूद्रक ने। तो ये हो गया पूरा कंप्लीट। तो चलिए अब दो दक्षिण के राज्य उनका एक बार और देख लेते हैं, रिवीजन कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग इस क्लास को समाप्त कर देंगे। देख लीजिए क्या देखना है, सबसे पहले देखिए, देखते हैं क्या चालुक्य है सबसे पहले दक्षिण में, ठीक है। चालुक्य में सबसे पहले हम लोगों ने देखा पुलकेश सिंह प्रथम को, वास्तविक संस्थापक था जो कि चालुक्य वंश का, ठीक है। पुलकेश सिंह द्वितीय सबसे प्रतापी शासक था, हर्षवर्धन को इसी ने हराया था। ये जानकारी हमें कहां से मिलती है, एहोल अभिलेख से, ठीक है। फिर हम लोगों ने देखे दूसरे नंबर पे राष्ट्रकूट, राष्ट्रकूट का संस्थापक कौन, दंतीदुर्ग, ठीक है। और कृष्ण प्रथम जो कि कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया। क्वेश्चन पूछा जाता है कि कैलाश मंदिर का निर्माण किसने करवाया, कृष्ण प्रथम ने करवाया। ध्रुव जो था वो त्रिपक्षीय जो त्रिपक्षीय संघर्ष था उसमें पहला शासक था राष्ट्रकूट, जिसने भाग लिया था। फिर आए पल्लव, पल्लव का संस्थापक कौन, सिंह विष्णु, वातापी कुंड की इसने उपाधि ली, ठीक। और नरसिंह वर्मन के प्रथम के टाइम पे कौन आया था, होंग संग आया था दक्षिण में घूमने। और नरसिंह द्वितीय के टाइम पे क्या हुआ था, कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण हुआ था, ये हमने देखा। फिर देखा संगम काल, और संगम काल में हम लोगों ने चोल चेर पांडे को देखना है। तो संगम काल में देखा है कि पहली बौद्ध संगीति जो संगम हुआ है, पहला संगम संगीति कहाँ पे हुई, दूसरी कहाँ पे हुई, तीसरी कहाँ पे हुई। तो पहली हुई मदुरै में, दूसरी कपाटपुरम में, और तीसरी फिर मदुरै में हुई, है ना। और पहली के अध्यक्ष कौन, अगस्त ऋषि, दूसरे की भी अगस्त ऋषि, तीसरे के नक्कीरथ। और संरक्षण किसको दिया, तीनों में पांडे को दिया, ठीक। पहली का कोई ग्रंथ नहीं मिला, दूसरे में तोलकापियम जो तोलकापियन ने लिखा है, और साहित्यिक प्रमाण तीसरे में भी मिले हैं, ठीक। फिर हम लोगों ने देखा चोलचेर पांडे की चिन्ह क्या है, बाघ, धनुष और मछली। फिर राजधानी देखी कावेरीपट्टम, बज्जीपुरम और मदुरै, ठीक। उसके बाद देखे चोल, चोल में कौन देखा, करिकाल को इंपॉर्टेंट जो राजा था। फिर ये गायब हो गए, पल्लव पावर में आ गए थे। फिर उसके बाद देखा है फिर से संस्थापक कौन बना, विजयालय। और राजराज प्रथम और राजराज द्वितीय को हम लोगों ने देखा है कि राजराज प्रथम सबसे महान शासक और तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया। और राजेंद्र प्रथम ने क्या करवाया, श्रीलंका को मिलाया और महिपाल को हराया बंगाल में, और गंगे कोंड चोलम की उपाधि ली। भरतनाट्यम जो है शिव की मूर्ति कहाँ से मिली है, चोल टाइम से मिली है। तक्कुलम के युद्ध में क्या हुआ था, चोल और राष्ट्रकूटों के मध्य युद्ध हो गया था, ठीक है। इतना देख लिया। फिर चेर देख लिया हम लोगों ने, और चेर के बाद फिर देख लिया पांडे। और फिर साहित्य में देख लिया तोलकापियम, शिल्पाधिकारम और तिरुक्कुल। ये सारे हम लोगों ने देख लिए आज कंप्लीट। तो प्राचीन भारत हमारा हो गया यहाँ पर समाप्त, ठीक है। सारा सीक्वेंस हम लोगों ने देख लिया था पहले से और लास्ट तक, है ना। ये हमारा हो गया पूरा प्राचीन भारत। अब कल से हम पूर्व मध्यकाल और मध्यकालीन भारत में एंट्री कर जाएंगे, और 3 से 4 क्लासों में उसको कंप्लीट कर देंगे डिटेल्स में। जो जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वही चीजें उसमें देखेंगे, फालतू की चीजें नहीं देखेंगे। चलिए तो आज की क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। धन्यवाद दोस्तों।